हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लेसमेंट टाइप एमसीक्यूज इन पाइथन के पार्ट 37 के बारे में। से 20 के 20 एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले एमसीक्यू से कि भाई व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड फॉर वेरियस स्टाइल ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर वाला मेथड का यूज हो रहा है, तो मैंने इस पर स्पेशली एक वीडियो बना रखा है कि हाउ टू प्रिंट इन पाइथन यूजिंग 3 वेज। 3 तरीके से आप कैसे पाइथन में प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। उसमें से एक मेथड हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर वाला भी था। तो आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, तो अगर आपको देखना हो तो पहले आप उस वीडियो को देख लो, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। एक्स ने वैल्यू पड़ी है 1 2 3 4। हमसे कह रहा है कि अब आर ई एस इज इक्वल टू, ये हमारी स्ट्रिंग है। अब कह रहा है इस स्ट्रिंग में यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर वाला मेथड मतलब परसेंटेज के अंदर हम यहाँ पे वैल्यूज पास करते हैं। तो जहाँ जहाँ परसेंट लगा होगा वो वाली वैल्यूज रिप्लेस हो जाएंगी इन वैल्यू से जो हम यहाँ पे एक साथ पास कर रहे हैं। तो पहले यहाँ पे 1 2 3 4 आया, यहाँ पे क्या आ गया 1 2 3 4, इस जगह भी आ गया 1 2 3 4, यहाँ पे क्या आ गया 1 2 3 4। अब इस लाइन को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या प्रिंट होगा, INTEGERS। ये तो ऐसे ही, क्योंकि हम लोग RES को प्रिंट कर रहे हैं, तो ये तो ऐसे ही मेरा प्रिंट हो जाएगा कोलन तक, फिर 3 डॉट हो जाएंगे। देख लो कहाँ कहाँ मैच कर रहा है। तो इंटीजर्स कोलन 3 डॉट, यहाँ पे कोलन नहीं तो ऑप्शन नंबर बी तो हमारा ऐसे ही हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे कोलन 3 डॉट यहाँ पे भी है, कोलन 3 डॉट, मतलब इन तीनों में से कोई एक हमारा आंसर है। तो हम लोग यहाँ पे %d लिख रहे हैं। %d का मतलब क्या है, d स्टैंड्स फॉर डिजिट, हमारी इंटीजर वैल्यू। तो 1 2 3 4 जो है एज अ डिजिट में क्या जाएगा, 1 2 3 4 ही चला जाएगा। तो %d की जगह क्या आ जाएगा 1 2 3 4। देख लो कहाँ पे 1 2 3 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 आया है, मतलब ये वाला तो हो सकता है वाला सही हो। यहाँ पे स्पेस के बाद 1 2 3 4 आ रहा है, जबकि अगर यहाँ पे कॉमा लगा होता है तो कॉमा जो होता है उसका मतलब होता है स्पेस, बट यहाँ पे कॉमा तो लगा नहीं है। इसका मतलब ये कॉमा यहाँ पे स्पेस फालतू है, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे क्या हो गया हमारा गलत हो गया। 1 2 3 4 आ गया, 1 2 3 4 आ गया, यहाँ तक सब कुछ सही है। इसके बाद 3 डॉट अपने मन से लग जाएंगे, यहाँ पे 3 डॉट लगे हैं, यहाँ पे 3 डॉट लगे हैं, अभी भी हम नहीं पता कर सकते कौन सा सही है। फिर हमने लिखा %-6d। इसका मतलब है कि %d चाहिए, मतलब इंटीजर वैल्यू चाहिए, 1 2 3 4 चाहिए, बट वो कह रहा है कि 6d। 6d का मतलब क्या होता है कि 6 स्पेस बना दो, 6 ब्लॉक्स बना दो, 6 ब्लॉक बना दो, उनके अंदर वैल्यूज रखो। कौन सी वैल्यूज रखो, जो हमारी 1 2 3 4 की वैल्यू आ रही है। तो पहले 6 ब्लॉक बने, तो 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक बने हमारे। अब इन 6 ब्लॉक्स में कह रहा है कि 1 2 3 4 को रखो। तो हमारे पास दो तरीके रखने के, या तो पहले हम लेफ्ट साइड वाले में 1 2 3 4 रख दें जैसा कि यहाँ रखा गया, तो हम राइट साइड से रखना चालू करें, शुरुआती 2 स्पेस हो और राइट साइड में 1 2 3 4 रखो, ये भी ऑप्शन है। और सीनियर यहाँ हमने लिखा है -6d। -6d का मतलब क्या, माइनस निगेटिव साइड, निगेटिव साइड हमेशा लेफ्ट साइड होती है। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड पे हो गया 1 2 3 4 और उसका 2 स्पेस आ गए, तो 6 ब्लॉक हमारे टोटली यूटिलाइज हो गए। यहाँ पे ऐसा नहीं, तो अब तो पता चल गया कि ऑप्शन नंबर ए ही आंसर है, बट फिर भी देख लेते हैं आगे। 3 डॉट आए, तो यहाँ पे 3 डॉट आए। फिर हमसे कह रहा है कि %d चाहिए, डी वैल्यू चाहिए कौन सी, 1 2 3 4 आएगा, समझ गया। तो हमसे कह रहा है 0 6d में, तो 6d इसका मतलब तो मैंने बताया 6 ब्लॉक बनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 बट यहाँ पे -60 नहीं लिखा। -60 लिखा होता तो 1 2 3 4 सबसे लेफ्ट में आ जाता और बाकी 2 स्पेस आ जाते हैं। ये हमसे कह रहा है 0 6d। तो जब भी 0 लगा हो इसका मतलब क्या है कि राइट साइड से भरना चालू करो डिजिट को। तो राइट साइड में 4 3 2 मैंने से भर गया, अब जो बचा है वहाँ पे 0 लगा दो, जो बचा वहाँ 0 लगा दिया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हमसे कह रहे हैं इसका आंसर बताइए आप। यहाँ पे एक्स में वैल्यू पड़ी है, ये फलाना वैल्यू पड़ी है, तो ये वैल्यू को ही मैं यहाँ पे 3 जगह पे रख रहा हूँ और ये स्ट्रिंग के अंदर ये स्ट्रिंग प्रिंट होने वाली है। तो यहाँ पे लिखा है %f। अब एक चीज याद रखना, जब भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हमें मिलते हैं और हम लोग वहाँ पे %f को प्रिंट कर रहे हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर मेथड %f लगा रहे हैं वहाँ पे, तो f का मतलब राउंड ऑफ होके प्रिंट होता है अप टू 6 डेसिमल प्लेस, आपको याद रखना पड़ेगा। %f का मतलब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू प्रिंट होगी अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेस हैं, 3 3 6, एक 7 7 है, तो अप टू 6 डेसिमल प्लेस कितना हो जाएगा, यहाँ तक। अब यहाँ तक आएगा, वो भी राउंड ऑफ होके, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 की जगह क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। राउंड ऑफ होने पर नहीं, 9 बड़ा है तो एक यहाँ ऐड हो जाता है, तो हो जाएगा 3 1 3 4 5 6 7 9। तो ये कहाँ पे आ रहा है, देखो 3 4 5 6 7 9 7 9 7 9, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही है। मगर फिर भी हम लोग इसको जो है आगे भी पूरा सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। देखो पहले तो हमारा ये आ गया अप टू 6 डेसिमल प्लेस तक आ गया राउंड ऑफ होके, फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे स्पेस आएगा और एक और का साइन आएगा, फिर एक स्पेस आएगा, स्पेस आया और का साइन आया, स्पेस आया। %e का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि जो हमारी ये वैल्यूज हैं ये ऐसे आ जाएंगे 10 की पावर में आ जाएंगे, नहीं हम लोग लिखते हैं e 10 e की पावर, इस तरह से लिखते हैं 10 की पावर में जो भी होता है, तो कैलकुलेटर में अपने मन से e लिख जाता है उसकी जगह। तो 10 की पावर 0
तो अब सिंपल टेन पावर 0 हो जाएगा 1 और 1 इंटू 3.34 फलाना वैल्यू, तो सिंपल ये तो ऐसे की ऐसी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। परसेंट जी का भी एक फंडा होता है कि अगर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पे तो अप टू 5 डेसिमल प्लेस तक आपको चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि 1 2 3 4 5 मतलब यहाँ तक ही आपको वैल्यू मिलेगी। और अगर इसके आगे वैल्यूज है तो राउंड ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ 7 है तो ये हो जाएगा 8, तो अभी यहाँ पे आखिर में क्या आ रहा है 8 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हमारे पास ए नाम की एक डिक्शनरी है, हमसे कह रहे हैं बी इज इक्वल टू ए डॉट कॉपी, मतलब ए की एक फोटो कॉपी करो और उसको यहाँ पे रख दो। तो ए हमारी हो गई ओरिजिनल वाली और बी हमारी हो गई फोटो कॉपी। बी के टू मतलब बी नाम की डिक्शनरी में कहीं टू नाम की है, देखो है भाई, कह रहा है उसमें वैल्यू रख दो डी। तो उसमें हमने उसमें पढ़ा क्या था, पहले बी पढ़ा था, हमने वहाँ रख दिया डी, ये मैंने रख दिया यहाँ पे डी। एक मिनट, इसको मैं यहाँ पे डी रख दिया। मुझसे कह रहा है प्रिंट करो ए, तो ए में तो कोई चेंजेस हुए नहीं, वो तो ओरिजिनल वाली चेंजेस इसमें हुए थे, टेम्पोरेरी वाले में हुए थे। तो यहाँ पे इसमें 2 का डी हुआ था, बट यहाँ ए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ए का क्या आंसर क्या आ जाएगा 1 ए 2 बी 3 सी, कहाँ है 1 ए 2 बी 3 सी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है, तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है, ये वाले को प्रिंट करना है, एक्स में वैल्यू ये पड़ी हुई है। अब मुझसे कह रहा है परसेंट एफ, अभी मैंने आपको बताया है परसेंट एफ मतलब अप टू 6 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ के साथ, देख लो। तो 1 2 3 4 5 6 मतलब आएगा यहाँ तक और इस 8 की जगह क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले खुद से। तो परसेंट एफ का क्या आंसर क्या आ जाएगा, पहले वो लिखते हैं 3.345679। मुझसे कह रहा है कि अप टू 2 डेसिमल, ये तो ये आंसर किसका आया था, ये आया था परसेंट एफ का, बट बीच में और भी इन्फॉर्मेशन दी गई। हमसे कह रहा है 0.2 का मतलब होता है कि अप टू 2 डेसिमल प्लेस। परसेंट एफ का मतलब होता है अप टू 6 डेसिमल प्लेस विद राउंड ऑफ। और यहाँ मुझसे स्पेशली कह रहा है कि एफ के पहले 0.2 लगा दिया, मतलब अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक इसको और तोड़ दो। तो यहाँ पे हो जाएगा 3.345 है, तो ये हो जाएगा हमारा 3.34, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो चली गई, इसको हटाओ। और यहाँ पे 3.34 क्या था, 345 था ना, तो अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 5, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो एक ऐड हो जाएगा 3.35 और ये वैल्यू ऐसे हट गई। फिर मुझसे कह रहा है माइनस का 6, माइनस का 6 का मतलब होता है कि 6 ब्लॉक बनाओ। पहली बात तो 6 का मतलब होता है 6 ब्लॉक बनाओ, तो एक ब्लॉक तो 1 2 3 4 और आगे मान लो कि हम इसके आगे यहाँ पे ये क्या हो रहा है भाई, 2 स्पेस, देखो 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 ब्लॉक बनाए। मुझसे कह रहा है माइनस साइड से वैल्यू रखना चालू करो। माइनस साइड से रखना चालू करो मतलब लेफ्ट साइड से वैल्यू रखो, जो भी हमें आ रही है। 3.35 आ रही है, लेफ्ट साइड रखा, आगे 2 स्पेस अपने मन से ऐड हो गए, क्योंकि पूरे हमें 6 ब्लॉक करने हैं। एक और चीज़ याद रखनी है, डेसिमल को भी अलग सेपरेट ब्लॉक में रखेंगे हम लोग, तो आ जाएगा 3.35 और 2 स्पेस आ गया, 3.35 2 स्पेस आ गया, ठीक है। फिर मेरे पास और का साइन कह रहा है कि परसेंट एफ इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है 3 3 6 वैल्यूज आएंगी हमारी, तो यहाँ पे इस जगह हो जाएगा 9। अब मुझसे कह रहा है कि 0.5 का मतलब पहली बात तो यहाँ हो, ये कह रहा है 0.2 मतलब इसको अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक तोड़ो तो हो जाएगा 3.35। अब मुझसे कह रहा है उसका भी आप 0.5 निकालें। 0.5 का मतलब 5 ब्लॉक बनाओ। 5 ब्लॉक कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 5 ब्लॉक बने। अब 5 ब्लॉक में जीरो मतलब जीरो का मतलब क्या होता है, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था। जीरो का मतलब राइट साइड से जितनी वैल्यूज उनको रख दो और जो बचा वहाँ जीरो लिख दो। तो हमने 3.35 लिखना, 3.35 लिख दिया। अब क्या बचा, एक ही बॉक्स बचा हुआ है तो वहाँ पे लिख दिया 0, सिंपल। फिर आते हैं यहाँ पे परसेंट एफ का मतलब अप टू 6 डेसिमल प्लेस, ये हो गया हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 9, तो ये पूरी वैल्यू 9 तक। फिर मुझसे कह रहा है 0.1 मतलब इसको जो अभी हमारी वैल्यू आई है उसको भी अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक तोड़ दो। तो 1 डेसिमल 3.34 है, तो इसका 1 डेसिमल प्लेस क्या होगा 3.3 हो जाएगा, आ गया 3.3। मुझसे कह रहा है 6 बॉक्स बनाओ। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, मान लो अभी वैल्यूज नहीं भरी है, मैं 6 बॉक्स बना दिया। मुझसे कह रहा है कि अब इसमें वैल्यूज भरो अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब राइट साइड से वैल्यू भरनी है हमें। तो राइट साइड पे हमने क्या भरा 3.3 भर दिया। अब यहाँ पे लेफ्ट में देखो 3 बॉक्स खाली थे। अब यहाँ ये मत सोचो यहाँ को लिखा हुआ, सोचे खाली थे तो इनको भरना था। तो इसने क्या बोला है कि सबसे लेफ्ट साइड वाले ब्लॉक पे प्लस लिख दो, तो मैंने लिख दिया यहाँ प्लस। तो मुझसे कह रहा है बाकी बचे हुए हम 0 लिख दो, यहाँ 0 0, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। देखो ये वाले क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं और इसके गलत होने के चांस ज़्यादा भी होते हैं। तो यहाँ पे बस यही चीज़ याद रखनी है, अगर परसेंट एफ है मतलब अप टू 6 डेसिमल प्लेस विद राउंड ऑफ। यहाँ पे 0.2 अगर स्पेशली मेंशन करा गया मतलब जो आंसर आएगा उसका भी यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। अगर पॉइंट की जस्ट पहले जो नंबर यहाँ डिजिट लिखी होती है इसका मतलब होता है उतने बॉक्स बना दो, उतने ब्लॉक्स बना दो, फिर वैल्यूज रखो। माइनस लिखा है मतलब लेफ्ट साइड से वैल्यूज फिल करना चालू करो। 0 लिखा हुआ है मतलब राइट साइड से वैल्यूज फिल करना चालू करो, और जहाँ पीछे बच जाए तो वहाँ 0 लगा दो। तो मेरे ख्याल से अभी आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। बाकी अगर अभी भी नहीं आता है तो मैंने एक और वीडियो बना रखा है, फॉर्मेट स्पेसिफाई वाला मेथड यहाँ पे आई बटन पे दिख रहा होगा, वहाँ पे आप जाके उसको देख लेना। वहाँ पे मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हमसे कह रहा है आर ई डॉट फाइंड ऑल। फाइंड ऑल क्या करता है, हमें एक लिस्ट रिटर्न करता है जितने भी हमारे पैटर्न मैच होते हैं
हैं हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन के। तो अगर आपने ये वाला वीडियो ना देखा हो तो मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन पे एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, तो अगर उसको देखोगे तो ये सारे फंक्शन आपको आसानी समझ में आ जाएंगे। तो आई बटन पे आपको वहाँ पे दिख रहा होगा। तो फाइंड आउट क्या करता है, हमसे एक पैटर्न लेता है और उसको हमारी स्ट्रिंग में सर्च करता है। तो क्या ये पैटर्न हमारी कहीं स्ट्रिंग में मिल रहा है? ऐसा तो कहीं नहीं मिल रहा है, स्ट्रिंग ही छोटी है हमारे पैटर्न से, इसका मतलब हमारा फाइंड आउट हमें एम्प्टी लिस्ट जो है हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग फंक्शन रिजल्ट इन केस इनसेंसिटिव मैचिंग। मतलब अगर हमें केस इनसेंसिटिव मैचिंग करनी है, मतलब अगर हमें कंपेयर करना है स्मॉल ए को कैपिटल ए से, तो हम चाहते हैं अगर हम लिखें कि इफ स्मॉल ए इज इक्वल टू कैपिटल ए, तो इस केस में हमारा आंसर ट्रू आए, जबकि आंसर फॉल्स आना चाहिए क्योंकि स्मॉल ए अलग होता है, कैपिटल ए अलग होता है। बट कह रहे हैं केस इनसेंसिटिव, मतलब यहाँ पे हम केस सेंसिटिविटी नहीं देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग रेगुलेशन क्या यूज करते हैं, आर ई डॉट आई यूज करते हैं, आर ई डॉट इग्नोर केस। आई मतलब क्या होता है, इग्नोर केस। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हमसे कह रहा है इनमें से कौन सा हमें ऑप्शन ये आंसर देगा। ठीक है, हमसे कह रहा है कि स्पैन है 4 से 8 तक। तो स्पैन हमें क्या देता है, जो हमारा पैटर्न मैच कर गया। तो पैटर्न क्या है यहाँ पे, 4 बार ए। तो 4 बार ए जो है ये हमारी स्ट्रिंग में कहाँ पे मैच कर रहा है देखो। तो हमसे कह रहा है 4 से लेकर 8वें इंडेक्स तक होगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे ये चीज़ तो हमें मैच मिल गई भाई कि हाँ भाई यहाँ से यहाँ तक ये बिल्कुल स्पैन आ रहा है और मैच क्या कर रहा है, ए, तो ये भी मैच कर रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे हमें सही मिल गया। अभी देखते हैं बाकी ऑप्शन क्यों गलत है। यहाँ पे ए ये 4 ए आने चाहिए, इसमें ढूंढो कहाँ है 4 ए, ये पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से कह रहे हैं इंडेक्स देखो 4 से लेके 8 तक। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पे सच था। सच क्या करता है कि पूरी स्ट्रिंग में कहीं भी पैटर्न दिख जाए तो उसको उठा लेता है। बट मैच क्या चेक करते हैं, मैच चेक करते हैं क्या ये पैटर्न शुरुआत में आया कि नहीं। अगर शुरुआत में आया तभी आंसर मिलेगा। तो मैच में जो है चेक करेगा क्या शुरुआत में है, तो शुरुआत में तो ALOH है तो यहीं तक चेक करेगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे ये वाला अपने मन से गलत हो गया। इधर आते हैं, हमसे मैच कर रहा है, मैच में भी चेक करेगा क्या 3 ए यहाँ शुरुआत में है, तो शुरुआत में ही नहीं, तो ये भी अपने मन से गलत हो गया। मैच मतलब स्ट्रिंग के शुरुआत में चेक करता है। सर्च क्या करता है, पूरी स्ट्रिंग में चेक कर लेता है कहीं भी मिल जाए पैटर्न। यहाँ पे सर्च चेक कर रहा है 3 ए के लिए, तो 3 ए हमें यहाँ मिल गया। अब इसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3, फिर आया है 4 5 6 4 5 6 है। बट ये हमसे कह रहा है 4 से लेकर 8 तक का इसमें, और मैच जो पैटर्न है वो 4 बार ए होना चाहिए। यहाँ पे पैटर्न हमारा 3 बार ही है, तो ये यहीं से गलत हो, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हमसे कह रहे हैं एक्स ने वैल्यू पड़ी 50, एक्स एक ग्लोबल वेरिएबल है। एक हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन में एक्स की वैल्यू पास कर दी, यहाँ पे पास हो गया 50, एक्स की वैल्यू हो गई 2। तो इस फंक्शन के अंदर एक्स की वैल्यू है 2, बट जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ तो एक्स की वैल्यू तो अभी 50 है ना, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, एक्स इज नाउ 50। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हमसे कह रहे हैं एक्स वैल्यू 50 पड़ी है, हमारा एक फंक्शन है बड़ा सा, इधर हमने फंक्शन को यहाँ पे कॉल करा हुआ है। फंक्शन को इधर है ग्लोबल एक्स, मतलब एक्स की ग्लोबल वाली वैल्यू यहाँ पे यूज होगी, मतलब यहाँ पे 50 हम लोग यूज कर लेंगे। मान लो प्रिंट करेगा एक्स इज 50, तो हमारा एक्स इज 50 का आंसर आ जाएगा। एक्स इज 50 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ठीक है, मुझसे कह रहे हैं एक्स में वैल्यू का तो 2, तो पहले 50 थी, अब यहाँ पे बाहर भी वैल्यू क्या हो गई 2, जहाँ जहाँ एक्स वैल्यू 50 वहाँ 2 हो गई। फिर हमसे कह रहे हैं चेंज ग्लोबल वैल्यू एक्स टू 2, तो यहाँ पे आ जाए चेंज ग्लोबल एक्स टू 2, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो अभी हमें सही लग रहा है यहाँ तक। यहाँ भी ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे उसकी वैल्यू 50 हो नहीं सकती, वहाँ पे 2 उसने चेंज कर दिया है वैल्यू को। फिर ये लाइन हो गई एग्जीक्यूट, फिर यहाँ प्रिंट कर रहा है वैल्यू ऑफ एक्स, तो अभी वैल्यू एक्स कितनी ग्लोबल वैल्यू 2 है, क्योंकि हमने इस फंक्शन के अंदर ही ग्लोबल लिख दिया था। इसका मतलब अब जो भी चेंजेस एक्स में होंगे वो ग्लोबल वैल्यू पे होंगे। तो यहाँ पे चेंजेस हो गए थे, 2 हो गई थी इसकी वैल्यू, तो बाहर है तो बाहर भी इसकी वैल्यू 2 ही रही, तो हमारा आंसर क्या आ गया, एक्स 50, इसकी वैल्यू 2, और यहाँ पे भी 2 ही आएगा, तो 50 2 और 2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है c इज इक्वल टू 1 2 3 4 है। ए में हम लोग c पास करें, ए फंक्शन में c पास करें, ए फंक्शन में c पास करें, तो b की वैल्यू क्या हो गई, b की जगह ये पूरी कह सकते हो कि b में क्या चला गया, ये चला गया। मैं इसी में एडिट कर रहा हूँ जो कि करा नहीं जाता, बट फिर भी आपकी आसानी के लिए b इज इक्वल टू बी प्लस 5, मतलब इस लिस्ट में हम लोग यहाँ पे 5 को ऐड कर रहे हैं और मुझसे कह रहा है लेंथ बताओ हमारे c की। तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो बी में हो रहे हैं ना, बट सी तो हमारा एज इट इज रखा हुआ है, तो सी की लेंथ कितनी 1 2 3 4, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए मतलब 4। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कह रहे हैं ए में वैल्यू 10 है, बी में 20 है। यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को हमने कॉल करा, फंक्शन को जैसे ही मैंने कॉल करा ग्लोबल बी की वैल्यू यूज होगी, ग्लोबल बी की वैल्यू 20 है, तो मतलब फंक्शन के अंदर भी वैल्यू 20 ही यूज होगी। ए में वैल्यू 45 है और ए क्या है, इस फंक्शन का एक लोकल वेरिएबल है, इस ए का इस ए से कोई वास्ता नहीं है। ये बी में वैल्यू 56 है, मतलब जो हमने बी की वैल्यू ग्लोबल वैल्यू 20 उठाई थी उसको हमने 56 कर दिया, मतलब ग्लोबली भी ये वैल्यू चेंज होगी 56 हो गई। तो अभी यहाँ पे ये वैल्यू जो है अपने मन से हट जाएगी, यहाँ पे बी की वैल्यू ओवरराइट होगी 56 हो गई। प्रिंट कर रहा है ए को, तो ए की वैल्यू कोई चेंज नहीं, ए की वैल्यू 10 ही रही, मगर बी की वैल्यू चेंज हो गई, कितनी होगी 56, तो 10 और 56 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कह रहा है कि हाउ डू यू गेट अ नेम ऑफ द फाइल फ्रॉम फाइल ऑब्जेक्ट। अगर आपको फाइल ऑब्जेक्ट पता है, एफपी नाम का फाइल ऑब्जेक्ट है आपका, तो आपको फाइल का नाम कैसे पता चलेगा? तो एफपी डॉट नेम लिख देंगे, सिंपल। ऑप्शन नंबर है, ये तो फाइल हैंडलिंग मैंने बता रखा है। अगर आपको नहीं आती फाइल हैंडलिंग तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसका वीडियो देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। हमसे कह रहा है कि फाइल को रीनेम कैसे करेंगे। तो फाइल को जब भी हम रीनेम करते हैं तो उसके लिए हम लोग ओएस मॉड्यूल का यूज करते हैं। इस पर मैंने वीडियो बना रखा है ओएस मॉड्यूल पे, अगर वो भी ना देखा तो वो भी आई बटन पे क्लिक करके देख लेना। उसमें होता क्या है कि ओएस मॉड्यूल में एक रीनेम नाम का फंक्शन होता है जो हमसे फाइल का नाम लेता है, फिर हमें उसको जिस नए नाम में चेंज करना है उसका हमें नाम पास करना होता है। तो ओएस डॉट रीनेम में क्या होता है, एग्जिस्टिंग जो फाइल का नाम कॉमा न्यू नेम। अब यहाँ पे एक सिंटैक्स कई सारे दिए गए हैं। ओएस डॉट रीनेम में सब फाइल पॉइंटर क्यों पास करेंगे, हम लोग सिर्फ अपनी फाइल का नाम पास करते हैं और उससे उसको कौन सा नया नाम देना है वो पास करते हैं। तो यहाँ पे ओएस डॉट रीनेम ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ओएस डॉट सेट नेम करके कुछ होता नहीं है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। रीनेम में हम लोग फाइल का नाम पास करते हैं, एफपी पास करेंगे, वैसे गलत हो गया। एफपी डॉट नेम डायरेक्टली हम इस तरह से चेंज कर नहीं सकते। ऑप्शन नंबर बी ही बचा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कह रहे कौन सा फंक्शन यूज होता है ताकि हम लोग एक सिंगल लाइन ले सकें इनपुट फाइल से। तो रीड लाइन, सिंपल, एक लाइन रीड करनी, रीड लाइन, मल्टीपल लाइन लेनी है तो रीड लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कौन सा फंक्शन यूज होता है हम लोग अगर एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहे, मतलब राइट करना चाहे अपनी फाइल के अंदर हमें लिखना है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, एक लिस्ट से बहुत सारी स्ट्रिंग्स लिखी हुई हैं, तो उसके लिए राइट लाइन्स यूज होता है। यहाँ पे हमसे क्या पास लेता है, यहाँ पे आइटरेबल या फिर सीक्वेंस हम कह सकते हैं, हमसे एक सीक्वेंस इनपुट लेता है और सीक्वेंस को हमारी फाइल में जाके राइट कर देता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। हमारे पास क्लास ए है, देन हमारे पास एक क्लास बी है जो क्लास ए को इनहेरिट कर रही है। हमने यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया हुआ है, इस मेन फंक्शन को हमने कॉल करा। सबसे पहले ये लाइन चली ओबीजे इक्वल टू बी, मतलब बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ ओबीजे नाम का और बी का इनिट चला दो। बी का इनिट यहाँ पे ये चला, वाई की वैल्यू हमने यहाँ पे पास करी नहीं तो वाई की डिफॉल्ट वैल्यू 0 सेट हो चुकी है। ए का इनिट चलाओ और उसमें 3 पास कर दो, ए का इनिट चलाओ और 3 पास कर दो। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, मैं यहाँ पे लिख देना, एक्स वैल्यू हो गई 3, तो सेल्फ डॉट एक्स में वैल्यू क्या सेट हो गई हमारी 3। सेल्फ डॉट वाई में वाई डाल दो, तो वाई का हमने स्पेशली कोई वैल्यू तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे वाई की स्पेशली कोई वैल्यू इनपुट करी नहीं, तो डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 0 है, तो सेल्फ डॉट वाई की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। ठीक है, अब ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई पूरी, इनिट चल गया। अब हम आते हैं अगली लाइन पे, ओबीजे डॉट काउंट। ओबीजे डॉट काउंट का मतलब है बी क्लास के अंदर कहीं काउंट नाम का मेथड है क्या, देखो बी क्लास के अंदर कहीं काउंट नाम का मेथड है, ये है, इसको चला दो। कह रहे सेल्फ डॉट वाई की वैल्यू 1 बढ़ा दो, इसकी वैल्यू कितनी थी 0 थी, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। मुझसे कह रहा प्रिंट करो ओबीजे डॉट एक्स को और ओबीजे डॉट वाई को। तो ये हमें प्रिंट करना है, तो हम लोग क्या देखें, पहले देखो ओबीजे डॉट एक्स मतलब बी क्लास के अंदर कहीं सेल्फ डॉट एक्स लिखा है, सेल्फ डॉट एक्स कहाँ लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। इसके पास नहीं लिखा है तो अपने ए से पूछेगा कि भाई ए हमें वैल्यू दे दो सेल्फ डॉट एक्स। ए के पास सेल्फ डॉट एक्स लिखा है, ये लिखा है, इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो हमें आंसर मिल गया यहाँ पे इस जगह पे मिल गया 3। तो यहाँ पे ओबीजे डॉट वाई, ओबीजे डॉट वाई चेक करेगा क्या बी क्लास के अंदर कहीं सेल्फ डॉट वाई लिखा है, बी क्लास के अंदर सेल्फ डॉट वाई लिखा है, ये लिखा है, इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, तो हमें यहाँ से आंसर मिल गया 1। और मान लो ओबीजे डॉट वाई अगर हमें यहाँ पे ना मिले तो हम ए क्लास के पास देखते हैं, मतलब पहले अपने पास देखोगे फिर अपने पेरेंट के पास देखोगे, 3 और 1 मेरा प्रिंट हो गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्लास ए है देन क्लास बी है जो कि ए को इनहेरिट कर रही है। तो यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन बना है और मेन फंक्शन को हम कॉल करेंगे, तो ये लाइन चली ओबीजे इक्वल टू बी मतलब बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दो ओबीजे नाम का और इनिट चला दो बी का। तो बी का इनिट चला, बी के पास तो इनिट है नहीं, जब बी के पास इनिट नहीं, बी ने कहा ले लो पापा मेरे पास तो इनिट ही नहीं है, तो हमें अपना इनिट लाओ। उसके पापा ने क्या कहा, अच्छा तो मेरा इनिट चला दो, तो उसका इनिट चल गया और सेल्फ डॉट एक्स की वैल्यू सेट हो गई 1। अब यहाँ पे एक चीज ये कि इसके जो पिताजी थे इन्होंने दिमाग लगा दिया, इन्होंने अपना प्राइवेट वैल्यू को यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। इसका मतलब ये जो एक्स की वैल्यू है ये ए ही यूज कर सकता है, ये बी यूज नहीं कर सकता है। ओबीजे डॉट डिस्प्ले, ओबीजे डॉट डिस्प्ले मतलब बी क्लास के अंदर कहीं डिस्प्ले नाम का मेथड है, बी क्लास के अंदर डिस्प्ले नाम का मेथड ये मिल गया, ये क्या प्रिंट कर रहा है सेल्फ डॉट एक्स। लॉजिकली देखो तो सेल्फ डॉट एक्स ये क्या है प्राइवेट वैल्यू है और बी क्लास के पास खुद की कोई प्राइवेट वैल्यू है नहीं, तो अब ये कहेगा कि पापा आप लाओ, और पापा इसके कह देंगे कि बेटा जब कोई चीज़ मेरी प्राइवेट है तो हम तुम्हें क्यों देंगे। इनहेरिटेंस में हम लोगों ने पढ़ा है कि एक क्लास दूसरी क्लास की हर वो चीज़ ले सकती है, इनहेरिट कर सकती है, बट प्राइवेट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता है। इसका मतलब ये अपने प्राइवेट वैल्यू देगा नहीं और इसको कहीं से मिलेगी नहीं, तो यहाँ आ जाएगी एरर। तो हमारा क्या आ जाएगा एरर, क्योंकि प्राइवेट क्लास मेंबर जो है वो हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं सब क्लास से, मतलब चाइल्ड क्लास से हम लोग प्राइवेट वैल्यूज को नहीं ले सकते हैं पेरेंट्स से। क्वेश्चन नंबर 18 आया। क्लास ए बना है, क्लास बी बना है, सी बना है, डी बना है। ठीक है, यहाँ पे क्लास ए और बी जो है ये ए को इनहेरिट कर रहा है और सी को, अब इसको ऐसे देखो ए जो है वो बाप है, बी जो है ये ए का पहला बेटा है, सी जो है ये ए का दूसरा बेटा है और डी जो है ये बी और सी बेटा बेटी रख लो, मान लो भाई बहन में शादी हो गई तो यहाँ पे डी हुआ कुछ भी रख लो यार, मतलब इनहेरिटेंस है चल रहा है यहाँ पे।
ओबीजे इक्वल टू डी। ठीक है, ओबीजे इक्वल टू डी का मतलब डी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ ओबीजे नाम का, डी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ ओबीजे नाम का। तो देखा यहाँ पे इनिट, असल में इनिट तो कहीं नहीं है, तो किसी का इनिट नहीं चलेगा। मतलब हर एक इंसान अपने पेरेंट पे जाके चेक करेगा इनिट है क्या ना है क्या, कहीं नहीं मिलेगा तो चलेगा नहीं। ये लाइन सिंपली एग्जीक्यूट हो गई। ओबीजे डॉट टेस्ट का मतलब क्या है कि डी क्लास के अंदर देखो कहीं टेस्ट नाम का मेथड है क्या, डी क्लास के अंदर टेस्ट नाम का मेथड नहीं है भाई, टेस्ट टू नाम का है। तो क्या टेस्ट टू नहीं चलेगा, हमें टेस्ट नाम का चाहिए। तो डी का आएगा, मेरे पास नहीं, चलो अच्छा मेरे बी के पास देख लो। तो बी के पास गए, तो बी के पास टेस्ट नाम का मेथड है, ये मिल गया। तो यहाँ से हमें क्या प्रिंट हो गया, टेस्ट ऑफ बी कोड। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टेस्ट ऑफ बी इज। तो यही हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्लास ए है, क्लास बी है जो ए को इनहेरिट कर रही है, क्लास सी है ये भी ए को इनहेरिट कर रही है, और क्लास डी है जो बी और सी को इनहेरिट कर रही है। अब ये जो है क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, और ये आता ही आता है और लोग इसमें फंस भी जाते हैं। तो इसको मैं समझाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। ओबीजे इक्वल टू डी, मतलब डी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ ओबीजे नाम का, डी क्लास में आए, इसके पास खुद का यूनिट है नहीं, पहली बात तो ये प्रिंट अंदर होगा थोड़ा, यहाँ पे मुझे लगता है कॉपी करते समय मैंने ध्यान नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। तो डी क्लास के पास इनिट है नहीं, असल में इनिट यहाँ पे चारों के पास नहीं, तो किसी का इनिट नहीं चलेगा और ये लाइन सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओबीजे डॉट टेस्ट, ओबीजे डॉट टेस्ट का मतलब क्या है कि डी क्लास के अंदर कहीं टेस्ट नाम का मेथड है, डी क्लास के अंदर टेस्ट नाम का मेथड नहीं है, तो वो डी क्लास कहेगा अच्छा मेरे पास नहीं है तो मेरे पेरेंट के पास जाओ, बी के पास जाओ। देखो बी के पास गए, बी के पास आए, यहाँ पे देखा मैंने। और सर्चिंग सीक्वेंस क्या होता है पहले देखो, ऑब्जेक्ट किसका था, डी का था, मैं यहाँ पे सर्चिंग सीक्वेंस लिखे दे रहा हूँ आपके सामने, देखो यहाँ पे ये सबसे पहले वो डी के पास जाएगा क्योंकि डी का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो डी के पास चेक करा, इसको डी के पास नहीं मिला, तो डी ने कहा कि भाई दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो तुम्हें मेरे पेरेंट बी के पास मिल जाएगा और उसके पास भी नहीं मिला तो सी के पास मिल जाएगा। तो डी ने क्या कहा, मेरे पास तो देखो देखो नहीं मिला तो बी के पास देख लेना और नहीं मिला तो सी के पास देख लेना। मतलब सबसे पहले हम डी पे आए, डी पे हमें नहीं मिला तो डी का तो ऑप्शन खत्म, और हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, बी बचा। तो बी के पास पहुंचे ऊपर, भाई बी कह रहा है कि हाँ भाई मेरे पास टेस्ट है। तुमने कहा बिल्कुल, इससे अच्छी क्या बात है। तो प्रिंट करेंगे टेस्ट ऑफ बी कॉर्ड। तो हमारा आंसर क्या है, टेस्ट ऑफ बी कॉर्ड। देखो टेस्ट ऑफ बी कॉर्ड कहाँ कहाँ आ रहा है, टेस्ट ऑफ बी कॉर्ड, टेस्ट ऑफ सी कॉर्ड ये अलग ऐसे गलत हो गया, टेस्ट ऑफ बी कॉर्ड यहाँ आ रहा है, और एरर भी हो सकती है, देखते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन प्रिंट हो गई। अभी हमसे कह रहे हैं सुपर डॉट टेस्ट, तो लॉजिकली सुपर डॉट टेस्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए आप बताओ। सुपर क्या है बी के लिए, बी का सुपर है ए। ठीक है, तो हम लोग अभी बी में काम कर रहे थे ना, मतलब बी की वैल्यू हम लोग यूज कर रहे थे। तो अभी ये हमसे कह रहा है सुपर डॉट टेस्ट, मतलब बी का पेरेंट के पास जाओ और टेस्ट मेथड चलाओ। तो बी का लॉजिकली पेरेंट यहाँ पे ए है, तो इसका यहाँ पे ये वाला चल जाना चाहिए था मेथड। बट एक मिनट रुको, ये क्या कह रहा है, सुपर डॉट टेस्ट मतलब ए जो आएगा ये अभी सी पेंडिंग पड़ा है। यहाँ पे इसे समझ रहे हो, मैं तो इसीलिए मैं यहाँ लाइन से लिखता जाता, पहले डी लिखा था, फिर बी लिखा था, फिर सी लिखा था। और जब हम बी चला रहे थे तो बी ने कहा कि ए के पास जाओ, तो ए लास्ट में इनपुट होगा। हम लोग लेफ्ट साइड से मतलब इस तरह से वैल्यूज हम एग्जीक्यूट करते जाते हैं। तो यहाँ पे ए जो है आखिर में आ गया। अभी हम लोग सी के पास जाके चेक करेंगे कि क्या उसके पास टेस्ट नाम का मेथड है कि नहीं। सी के पास टेस्ट नाम का मेथड ये मिल गया, फिर प्रिंट हो गया टेस्ट ऑफ सी कॉर्ड। टेस्ट ऑफ सी कॉर्ड मेरा प्रिंट होगा, तो यहाँ ये सही है और ये भी सही है, इन दोनों में कोई आंसर है। फिर ये मुझसे कह रहे हैं इसका भी सुपर डॉट टेस्ट करो, मतलब दोबारा ए को रखो, दोबारा इसने सी ने बोल दिया कि भाई हमारा ए चाहिए, तो ए हमारा दोबारा यहाँ लाइन पे लग गया। और यहाँ पे सिंपली देखो जो सी है, अब यहाँ पे अकरेंस दो, ए को दो बार करने का क्या मतलब है, वो लॉजिकली वही बात हो गई कि ए को हमें करना है, तो दो पर एक ही बना दो मान लो। तो यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि सी को चलाओ, तो हमने सी को चला दिया तभी तो ए आया था, तो सी हमारा खत्म हो गया। अब हमारा चलेगा ए, अब ए के पास गए और हमारा टेस्ट चला, तो टेस्ट ऑफ ए कॉर्ड, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी सी ए। इसे कहते हैं डायमंड डेथ प्रॉब्लम। इसको मैं समझाता हूँ क्या सीन है। देखो मैंने कहा एक मेरे पास क्लास ए थी, ठीक है, मतलब क्वेश्चन तो देख ही चुके हो। फिर एक हमारे पास क्लास बी है जो ए को इनहेरिट कर रही है, मतलब बी चाइल्ड हो गया ए पेरेंट हो गया। फिर मैंने कहा एक सी क्लास है जो ए को इनहेरिट कर रही है, ये भी आपने अभी देखा, मतलब सी के लिए भी पेरेंट क्या है, ए है। फिर मैंने कहा एक डी क्लास है, ठीक है, जिसका पेरेंट है बी और इसका एक और पेरेंट है सी, तभी हमने लिखा है डी बी कॉमा सी। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि भाई ये जो है ये अल्टीमेट पेरेंट है हमारा, ये मेन आदमी है। तो सबसे पहले हम कुछ भी चेक करेंगे तो पहले हम डी पे चेक करेंगे, तो हमने डी पे चेक करा, हमारा डी पे हमें टेस्ट नहीं मिला था, तो हम लोग कहाँ गए, हम लोग गए बी पे। बी पे क्यों गए, क्योंकि हम लोग कैसे चलते हैं, इसको चलना है तो कैसे चलोगे, ऐसे इधर से आओ, ये गए ऐसे ऐसे चलता है हमारा इस तरह से एग्जीक्यूशन। पहले डी पे आए, फिर लेफ्ट, इसके लेफ्ट वाले पेरेंट पे गए, मतलब यहाँ पे बी पे गए, कहा बी पे देखो क्या बी पे टेस्ट मिला, बी पे टेस्ट मिला तो हमने उसको चला भी दिया, तो हमारा प्रिंट हो गया कि भाई हम लोग का बी इज कॉल्ड। उसके नीचे ये बी कह रहा है हमारे पेरेंट को बुलाओ, तो लॉजिकली इसका पेरेंट क्या है, ए है। बट बी से हम लोग ए पे नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि बी के बगल में सी भी अभी वेट कर रहा है,
तो हम लोग को पहले सी पे जाना होगा, फिर सी पे आए, सी के पास भी टेस्ट नाम का मेथड है, तो हमारा क्या प्रिंट हो गया था, टेस्ट ऑफ सी कॉल्ड। अब सी भी कह रहा है मेरे पेरेंट को बुलाओ, तो लॉजिकली देखो तो अब सी के बाद दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है, यहाँ पे ए ही तो आ रहा है, तो अब सीधा ये घूम के ए के पास जाएगा। तो इस तरह से चलता है। इसे कहते हैं डायमंड, डायमंड MOND डेथ प्रॉब्लम। समझ रहे हो, ये चीज इंपॉर्टेंट, डायमंड डेथ प्रॉब्लम। तो इसमें इस तरह का कुछ फिगर होता है कि डायमंड का शेप हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये आसान सा लॉजिक था, इसीलिए बी सी और ए आता है। अधिकतर लोग क्या कहते हैं जल्दबाजी में, देखते हैं बी है, अच्छा यहाँ है, इसका टेस्ट नहीं है तो बी के पास जाओ, बी के पास गए, इसका टेस्ट ये है, प्रिंट हो गया टेस्ट ऑफ बी कॉल और सुपर डॉट टेस्ट, तो इसका पेरेंट है ए, तो ई हो जाएगा टेस्ट ऑफ ए कॉल, बस खत्म। उनका आंसर आता है टेस्ट ऑफ बी कॉल, टेस्ट ऑफ ए कॉल, टेस्ट ऑफ सी आता ही नहीं है, क्योंकि उन लोग को पता ही नहीं कि ये वाली प्रॉब्लम जो है बहुत ही स्पेशल प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, हमसे कह रहा है इससे ये बताओ कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है पॉलीमॉर्फिज्म को। तो एबिलिटी एक क्लास की कि वो मेंबर्स को डिराइव कर सके दूसरी क्लास से एज अ पार्ट ऑफ इट्स ओन डेफिनेशन, बिल्कुल नहीं, इसे पॉलीमॉर्फिज्म तो बिल्कुल नहीं कहते। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मोर देन वन फॉर्म, पॉली मतलब मैनी, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स। तो यहाँ पे इधर आते हैं, हमसे कह रहा है कि इंस्टेंस वेरिएबल को बंडल करके रखना और मेथड्स को, ताकि हम लोग एक्सेस रोक सकें दूसरे क्लास मेंबर के, इसे इंकैप्सुलेशन कहते हैं। क्या फालतू बात है। फोकस वेरिएबल्स कब पे करता है और पासिंग ऑफ वेरिएबल्स पे फंक्शंस पे, तो ये तो टॉपिक ही नहीं है, तो वो कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस का पार्ट हो गया, ये भी नहीं सही। अलाउ करता है ऑब्जेक्ट को अलग अलग टाइप के और अलग अलग बिहेवियर के, कि वो जनरल टाइप पे यहाँ पे एक तरह से फॉलो कराया सके, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट के कई सारे फॉर्म हो सकते हैं, तो उसको अगर समझना हो तो उस चीज़ को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये सेम एग्जांपल हमें पॉलीमॉर्फिज्म का यहाँ पे समझ में आ रहा है। जब भी आप मेरा पॉलीमॉर्फिज्म का वीडियो देख रहे होगे, आई बटन पे आ रहा है, उसे देखोगे तो आपको ये लाइन वहाँ पे जरूर मिलेगी। यहाँ पे मैंने बताया है, कोड करके भी बताया कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है आखिर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करा जाता है। तो मेरे ख्याल से शायद आपको समझ में आ ही जाएगा, तो आप सीधा वो वीडियो ही देख लो, मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करने वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। इसको इस तरह देख सकते हो कि बाकी 3 अप्रोप्रिएट नहीं थे, इसलिए हमने डी को चूज कर लिया। या फिर अगर आपको सीखना है सही में कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या, पॉलीमॉर्फिज्म, तो उसके लिए आप जो है आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो इस तरह से हमने जो है अपने प्लेसमेंट टाइप एमसीक्यूज इन पाइथन के पार्ट 37 को भी कंप्लीट कर लिया।